So eutectic phase diagram is another diagram which can be seen through the phase diagram, or which can be obtained from a phase diagram. क्या हो रहा है, एक मिनट. अच्छा. Now, during cooling, one of the pure metal crystallizes until the remaining mixture of molten metal has a composition equivalent to the eutectic. All other metal crystallizes also at this point, and this is the point X. ये जो हमने जो बात की थी, एक X पॉइंट आया था हमारे पास, ये वाला X पॉइंट. यहाँ पे आप देखें ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये तो ये जो पॉइंट है हमारा X, ठीक है ना जी. चाहे आप इधर देख लें, चाहे इधर देख लें, चाहे इधर देख लें, तीनों. तो ये इसका लिक्विडस टेम्परेचर भी यहाँ पे होगा, इसका सॉलिडस टेम्परेचर भी अलग होगा, और इसका सॉलिड लिक्विड टेम्परेचर जो होगा वो भी अलग ही होगा बाकी सब की निस्बत. और इसकी अपनी एक कंपोजिशन होगी यहाँ पे 40-60% जो हमने बात की थी. तो इसमें वही है कि जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो एक जो प्योर मेटल होगी वो जो है उसका जो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी दूसरे से अलग से होते हुए एक ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहां पे वो यूटेक्टिक हो जाता है. ठीक है. और यूटेक्टिक अलाय जो है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर होता है, जिस तरह से एक मेटल का जो होता है ना बिहेव, उस तरह से करता है. इसमें रेंज नहीं होती. अगर आप फिर पॉइंट एक्स के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं, ये देखें, इसमें कोई रेंज आपको नहीं मिलेगी. ये बिल्कुल डेफिनेट एक ही टेम्परेचर होगा सबका. सॉलिड टेम्परेचर एक होगा, उसके नीचे वो जो है सॉलिड होगा, ऊपर लिक्विड होगा. एक्स पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे आगे एसएल पे भी अगर होंगे तो वो भी एक ही होगा. और अगर इसका हमारा लिक्विड टेम्परेचर होगा तो वो भी एक होगा. उसमें ये वाली रेंजें नहीं बनेगी. जैसे ये वाली रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला ये इस किस्म की कोई कर्व नहीं आएगी. तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट. तो इसको हम क्या कहेंगे, यूटेक्टिक अलाय क्रिस्टलाइजेस at a definite temperature not over a range, so it behaves like a pure metal. तो इसलिए जब इस किस्म की चीज हमारे पास आती है, so the alloys with composition close to eutectic alloys have narrow melting ranges and melting points, which is obviously lower than parent metals alloy or parent metals. Sorry, इस बात की कुछ समझ आ रही है सर? ये जरा दोबारा समझे सर, इसकी दोबारा समझ नहीं. सो ये थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि अब प्योर मेटल है ना, हमने उसको सोल्ड करना है. सोल्ड का मतलब क्या होता है, टांका लगाना है. सोल्ड टांके को कहते हैं ना, वेल्ड जिसको करना कहते हैं. वेल्डिंग और सोल्डरिंग अभी हम पढ़ेंगे ना आगे. ये सर वो सोल्डरिंग सोल्डरिंग सोल्ड क्या करते हैं, वो एक आप अगर कभी वेल्डिंग आपने करवाई हो तो वो एक उसके पास एक मेटल की एक राड होती है, वो उसको हीट करता है और उसके ऊपर अप्लाई करता है, तो वो पिघल के उसके ऊपर जाके उसको वेल्ड कर देती है. यही चीज है ना आम जुबान में. ठीक है ना जी. तो ये सोल्डरिंग जो होती है, इसके अंदर ये जो मेटल, ये जो राड सा यूज हो रहा होता है, ये सोल्डर होता है. तो ये सोल्डर जो होता है ये हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो ओरिजिनल मेटल होती है उससे कम होता है, लेकिन ये एक्ट वैसा ही करता है जैसी कि ओरिजिनल मेटल करती है. ठीक है, तो समझ आई सोल्डर के बारे में? ये क्या बेटा सोल्डर हम जब करते हैं, देखो सर पहले मेरी बात जरा सुनो. जब हम सोल्डरिंग करना चाह रहे हैं तो अगर हम सोल्डरिंग करें तो उसका मतलब तो ये है कि हम दोनों मेटल्स को इतना गर्म कर दें कि वो दोनों आपस में मेल्ट होके आपस में मिक्स हो जाए. ऐसे ही होना चाहिए ना. तो हम क्या करते हैं, एक सोल्डर लेते हैं कि वो उसी किस्म की एक कंपोजिशन एक मेटल का बना होता है, एक ऐसी कंपोजिशन का कि उसमें वही मेटल्स होती हैं, लेकिन वो मेटल जो है वो एक्स पॉइंट के ऊपर, हमारे यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर आके उससे बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाती हैं, और वो उन मेटल्स को भी पकड़ लेती हैं और खुद भी उसके अंदर जाके ठंडी होके उस सारे को सोल्ड कर देती हैं, उसको यूनाइट कर देती हैं. ये सर समझ आ गई. तो जो यूटेक्टिक फेज डायग्राम होती है ये हमें ये बताती है कि ये अलाय जो है इस कंपोजिशन में ये यूटेक्टिक के तौर पे काम करेगा, और ये जो है हमारा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये इतनी रेंज में होगा, और ये प्योर मेटल से लोअर होगा. अब यूटेक्टिक फेज हम आपको इस पे समझाते हैं. इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं. ये किधर आ गई है, शेयर हो रही है कि नहीं? यस सर हो रही. मुझे क्यों नहीं नजर आ रही फिर? अच्छा चलें देखते हैं. अगर हम ये देखें, ये हमारे पास TMA है. TMA का क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ A,
और TMB का मतलब है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ B। तो इसमें ये हमारा टेम्परेचर है, ये आप इसको ये समझ ले, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सारा नीचे है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 100% A मेटल है और यहाँ पे 100% B है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास अगर हम ये देख रहे हैं तो 100% A ही है ना हमारे पास। तो यहाँ पे इससे ऊपर जो होगा, इस लाइन ये पूरी जो है, इस पूरी लाइन से ऊपर जो है, ये हमारा सारे का सारा लिक्विड पड़ा होगा। समझ आ गई? कौन सा Yes, सर, ए या बी? नहीं आई? देखें, ये हमारी सॉलिडस लाइन है, ये वाली, फ्रॉम A टू C एंड C टू, इसको E. E कह देते हैं। ठीक है ना जी। तो A से लेके C तक और C से लेके E तक, ये हमारे जो टेम्परेचर रेंज है, हमने पहले बात की है कि हमारा जो मेटल्स होते, अलाइज होते हैं, ये एक रेंज में आके लिक्विड होते हैं और रेंज में ही ये क्या बनते हैं, सॉलिड होते हैं। इस चीज की बात, ये बात क्लियर है आपको जी? Yes, sir. अच्छा, अब ये रेंज अगर देखें तो मेटल ए के लिए हमारी जो रेंज है वो ए से लेके सी तक है, 1000 से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और मेटल बी के लिए हमारी सी टू ए है, सी टू ई है या ई टू सी है। तो ये आप समझ लें कि ये 800 से ले 900 से लेके 800 तक है। अब क्लियर हुई बात? सर ये जरा कंफ्यूजिंग वो है। बेटा कंफ्यूजन क्या है इसको? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर है ना, ये आप ये देख रहे हो। तो इधर भी तो टेम्परेचर ही है ना, ये वाला ग्राफ भी तो टेम्परेचर ही लाइन शो करेगा ना। तो अगर ये है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। और ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी, तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। यस एज्यूम सर, करना ठीक है है ना। यस सर, एज्यूम ठीक और है, इसको हम अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड हमने एज्यूम किया हुआ है, तो ये सी पॉइंट हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यस सर। तो अब जो हमारी मेटल ए होगी, उसकी जो रेंज होगी, हमने कहा कि वो एक रेंज के अंदर मेटल जो है मेल्ट होती है या सॉलिडिफाई होती है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस कंपोजिशन के ऊपर, यहाँ पे जो कंपोजिशन बनेगी हमारी 70% ए और 30% बी। तो इसको अगर हम लेके देखें तो ये हमारे पास इस लाइन यहां तक जितनी कंपोजिशन होगी, इसकी जो रेंज होगी, उसमें यहां से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास इतने टेम्परेचर के ऊपर यहां पे ज्यादातर लिक्विड होगा। और इस रेंज में हमारे पास लिक्विड प्लस सॉलिड ए होगा। अब समझ आई बात? लिक्विड भी होगा और कुछ सॉलिड भी हो चुका होगा ए हमारे पास। समझ आई कि नहीं आई? सर इस पे दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अच्छा चलो, अभी एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये हमारे पास लाइन है, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। यस सर। इसके नीचे जितना है ये सॉलिड होगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सारा का सारा सॉलिड रहेगा। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके ये लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन आपने तो इससे पहले क्या किया, अगर 1000 है तो 999 पे सारा सॉलिड हो जाएगा। तो वो बता तो रहा हूँ फिर ना, रेंज वो में ये क्यों वाला है रखते ना, हैं? वो बेटा वो सिर्फ एक की बात है। ये यहाँ पे वो होगा ना, यहाँ पे जब 100% होगा तो यहाँ पे वो 9, ये यहाँ पे हो जाएगा ना 999 के ऊपर सॉलिड, ये वाला कुछ। लेकिन कुछ उसमें से लिक्विड भी रहेगा। क्यों? कि अब इसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है ना, जूं जूं हम इधर आते जा रहे हैं, तो इसमें 100% ए नहीं रह गया। यस सर, वो बी मिक्स हो रहा है, ठीक तो है, बी अभी मिक्स समझ आ होता गई। जा रहा है, इधर इधर होते होते यहाँ पे आके मैक्सिमम बी और मैक्सिमम ए हमारे पास आ गया। ये पॉइंट एक्स है हमारा। और इसी तरह यस यहाँ सर। पे ये प्योर बी हमारी होगी, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ इसके साथ ए मिक्स होता जाएगा। यस सर, अब समझ आ गई। चलो शुक्र है यार, आ गई। अब ये उम्रा जो है, इसको भी समझ आई कि नहीं बेटा? नो सर। अभी भी नहीं आई आपको समझ? अच्छा, देखें,
हम किसी चीज को हीट करते हैं, हीट को एक मेटल, एक अलाय हमारे पास जिसमें मेटल ए और मेटल बी है, हमने इन दोनों को मिक्स किया और हीट करना शुरू किया। जब हम हीट करते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे ये सारे, ये पहले तो सॉलिड होगी ना, हीट जो हमारी इंक्रीज होती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे आके ये सारे का सारा सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जो तो हमारे पास प्योर होगा ए, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हमारे पास है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगा, वहां पे जाके प्योर मेटल ए जो होगी वो लिक्विड होगी। ठीक है, समझ आई? नहीं सर। अच्छा, और अगर जो बी है वो हमारी, हमने यहाँ पे कहा कि वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है, तो ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर जो मेटल होगी वो हमारी लिक्विड होगी। लेकिन जो हमारी ये मेटल के अंदर ए और बी आपस में मिक्सअप होती जा रही हैं, जो हमने अभी, आपने शायद वो अभी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ कि जो हमने कहा कि एक दूसरे के साथ जो है ना मिक्सअप होती हैं और इनका सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, तो वो जब मेटल आपस में की कंपोजिशन अब डिफरेंट होती जाएगी। अब इसके अंदर अगर ए जो है हमारा 80% है और 20% बी है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा ना, क्योंकि बी ने भी तो बीच में सॉलिड होना है ना, या लिक्विड होना है। अब समझ आ गई बात? यस सर, सही है। तो अब जो हम इससे अवे होते जाएंगे तो इसमें हमारा ए और बी मिक्स होता जाएगा, तो उसमें हमारे पास एक ऐसी कंपोजिशन इस पॉइंट सी पे आ जाएगी जहां पे ऑप्टिमम वो हो जाएगा, इनका आपस में मिक्सचर बन जाएगा। और ये मिक्सचर जो होगा इसका एक खास टेम्परेचर होगा, जहां पे जिस एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अब रेंज नहीं होगी, इस एक पॉइंट पे इससे नीचे ये सारे दोनों ए बी और दोनों ए और बी दोनों मेटल सॉलिड होंगी, और इससे फौरन ऊपर ये जो है ये लिक्विड होंगी। अब क्लियर हुई बात? ठीक है सर। चले, ठीक है, थैंक यू जी। यही चीज इसके अंदर हम समझाना चाह रहे थे कि ये फेज डायग्राम है दो मेटल की, तो ये ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल हैं सॉलिड फेज में, एक दूसरे में मिक्स नहीं हुई, लेकिन जो ही ये सॉल्युबल होती जा रही हैं तो उनके बाद क्या होता है, ये यूटेक्टिक बनता जा रहा है इनका। ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर। अब क्लियर हुई बात? जब तक तो ये इनसॉल्युबल थी ना, ये और ये पॉइंट, तो इसमें इंप्योरिटी कोई नहीं है, तो इनका एक डेफिनेट टेम्परेचर था। लेकिन जो ही ये सॉल्युबल हुई हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होना शुरू हुआ है, परसेंटेजेस इनकी डिफरेंस हुई है, तो इनका टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। नाउ क्लियर? और पॉइंट सी के ऊपर आके, या पॉइंट एक्स जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वहां पे इसको हम यूटेक्टिक कहेंगे। और ये जो फेज डायग्राम है इसको यूटेक्टिक फेज डायग्राम कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब हम अगर इसकी कंपोजिशन देखना चाहें तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम उसकी कंपोजिशन देख सकते हैं। अब से हम वही बात करते हैं, हम पॉइंट जेड पे चलते हैं। एक्स पॉइंट को हम बड़ी मरतबा देख चुके हैं ना, तो जेड पॉइंट पे हम आते हैं। जेड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो जी पॉइंट या जेड पॉइंट जिसको अगर हम कहें, तो ये हमारा तकरीबन 60 के करीब करीब ही हम इसको कह लेंगे। क्या ख्याल है, 60-40 कह सकते हैं कि नहीं? मुझे यस सर, अज्यूम ही करना है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो Yes, थोड़ा sir, कह सा, सकते हैं। मुझे तो 50-50 लग रहा है। 50 चले, 50 से नहीं सर, 60-40 है। चलें जी, 60-40। मुझे तो 45 और 55 लग रहा है वैसे। सर मुझे तो 65 और वो लग रहा है 35। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है, जितना भी लग रहा है। तो बस अपना वो है, इसको अगर हम नाप लें किसी फुटे से तो फिर हम कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए क्या काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं इसके साथ, कि अब पता चल जाएगा हमें कि ये कितना है। तो ये हम यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं, ये यहाँ तक हम आते हैं, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। लो सर जी, अब इसी लाइन को उठाए वहां पे लेके जाएं, फिर कंपैरिजन सही होगी। ठीक है जी। अब क्लियर हो गया कि अब ये तकरीबन 65 और 35 ही चले मान लेते हैं, या 60-40 कर लें, जैसे आपका दिल करे। तो ये हमारी फेज डायग्राम हमें शो कर सकती है जब हम इसको इसके तो हम कंपोजिशन किसी भी
अलाई की मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ अब हमारी